हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 का। और ये जो एनसीईआरटी का सीरीज़ चल रहा है दोस्तों, ये सीरीज़ चल रहा है वो ज्योग्राफी का चल रहा है, ठीक है ना। और ये आज 6 क्लास का लास्ट चैप्टर है। क्या है तो 6 क्लास का लास्ट चैप्टर, आज 6 क्लास का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और फिर हम लोग कल से 7th क्लास का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और ये सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी को एक एक लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी से ऐसा क्वेश्चन बनने लगा है कि पूरा एक लाइन उठा करके दे देते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से उठा करके दिए हैं। जब तक अगर एक एक लाइन अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये क्वेश्चन बना कहाँ से है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप लोगों के पास पहुँच जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। मौसम के बारे में क्या करते हैं तो प्रतिदिन हम लोग समाचार के बारे में पढ़ते हैं। यानी आज का जो टॉपिक है वो जलवायु और वनस्पति तथा वन्य प्राणी, मतलब इनके बारे में है। इसीलिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविज़न पर देखते हैं। क्या करते हैं, टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों के इस संबंध में बातें करते हुए सुनते भी हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन हैं। कहाँ पर ही तो मौसम कहाँ पर ही तो ये वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा तथा सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। क्या होता है, कभी गर्म या कभी ठंडा होता है। कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं। क्या होते हैं, कभी कभी आसमान में बादल छा जाते हैं। तो कभी कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों का आवश्यकता होती है, यानी गर्मी वस्त्र का आवश्यकता होती है, एकदम सूती कपड़े का, ठीक है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थ का पसंद करते हैं, मतलब ठंडा रहने के लिए, खाने पीने के लिए ठंडा के जैसे जूस हो गया, ये जितना भी ठंडा चीज़ हो गया उसको पीने के मन करता है, खाने का मन करता है, ठीक है, जब गर्मी का मौसम रहता है। इसके विपरीत ऐसा भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों की बिना ठंड लगती है। मतलब ऊनी वस्त्र अगर नहीं पहन रहे हैं तो उसमें क्या लगती है, तो ठंड लगती है। जैसे कि ठंड का मौसम हो जाता है, ठीक है ना। ठंडी और तेज़ हवाएं चलती है। इन दिनों में आप गर्म चीज़ों खाना पसंद करते हैं, मतलब इन दिनों में गर्म चीज़ खाना पसंद करते हैं, ठीक है। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम होते हैं। तो भारत में कितने मौसम होते हैं, तो 4 मौसम होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं 4 मौसम के बारे में कि कौन कौन सा मौसम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे ज़्यादा ठंडा गर्मी में तो 3 मौसम होते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 है, तो 4 चलिए हम लोग देखते हैं अच्छे से, ठीक है। अब यहाँ पर दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम, सर्दी का मौसम माना जाता है। कब से, तो दिसंबर से। और मार्च से मई तक गर्म की मौसम माना जाता है, गर्मी का। और जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम, वर्षा का मौसम माना जाता है। मतलब जून से क्या होता है कि दक्षिण पश्चिम, जैसे कि ये भारत है, ठीक है। अब ये दक्षिण पश्चिम किधर है, तो इधर है। तो दक्षिण पश्चिम इधर है, तो इधर से क्या होता है, तो जून से सितंबर के बीच में क्या होता है, तो दक्षिण पश्चिम से मानसून भारत के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और 10-15 जून तक पूरे भारत में फैल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अक्टूबर और नवंबर में मानसून की लौटने की मौसम होते हैं, वो सर्द होते हैं। कब तक, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में, ठीक है। जब चले जा रहे हैं, अब इसको तो लौटना भी है ना, तो ये लौटने के मानसून होते हैं, ठीक है। ये लौट जाते हैं फिर। तो लौटते कब हैं, तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में। अब आते हैं हम लोग शीत ऋतु में। ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। मतलब सीधे किरणें नहीं पड़ने पर, ये सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी है, तो ये सीधे किरणें नहीं पड़ रहा है, इसकी वजह से ये किरणें तिरछी जा रही है। तो इसकी वजह से भारत के का जो तापमान है वो कम हो जाता है। तो क्यों कम हो जाता है, तो आपको पता है कि ये पृथ्वी है, ये विषुवत रेखा है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर कर्क रेखा है, ठीक है। तो कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है, तो बस वहीं पर क्या होता है, तो बीचों बीच से गुजरती है, तो यहाँ पर सीधी नहीं पड़ती है, इसका वजह से इधर का क्या होता है, तो तापमान कम रहता है, ठीक है। अब ग्रीष्म ऋतु।
गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है। क्या होती है? अधिकतर सीधी पड़ती है। तापमान बहुत अधिक हो जाता है और दिन के समय गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसे लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा ये चीज़ देख लीजिए, हमारे देश के सभी भागों में लोग अपने क्षेत्रों में पाए जाने वाले फलों के ठंडे पेय, जिसे शराब कहा जाता है और सेवन करते हैं। और ये पेय पदार्थ प्यास को बुझाने के लिए अच्छे साधन है तथा लू के दुष्प्रभावों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। क्या आपने कभी आम, बेल, नींबू, इमली, तरबूज तथा दही का शरबत जैसे छाछ, मटा, मोरी इत्यादि पाए जाते हैं? ठीक है, पाए हैं। ये सारी चीज़ों को क्या करने के लिए पिया जाता है? तो ये लू से बचने के लिए पिया जाता है। क्या क्या? तो आम, बेल, नींबू और तरबूज जैसे दही जैसे शरबत इसको बना करके क्या करते हैं? तो पिया जाता है। पीने से क्या होता है? लू से बचने की ये अच्छा होता है। अब चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम, यह मानसून के आने तथा आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। मान के चलिए ये क्या है? भारत है, तो ये बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी से स्थल की ओर बहती है और अरब सागर से भी स्थल की ओर बहती है और वे अपने साथ नमी भी लाती है। क्या करते हैं? अपने साथ नमी लाती है। जब ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। मान के चलिए इधर से गया, यहाँ पर ये है पूर्वी घाटी, यहाँ पर पश्चिमी घाटी, तो यहाँ पर टकराने के बाद यहाँ केरल में हुआ वर्षा। केरल में वर्षा करने के बाद ये सीधे चल जाते हैं। जाने के बाद यहाँ से जाने के बाद गुजरात के नीलगिरी में टकराता है। यहाँ से जाने के बाद 3 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है। और 3 भागों में बढ़ने के बाद यहाँ पर जो सतपुड़ा और विंध्याचल है, उसका बीच में जो जा करके ये यहाँ पर घूम कर बहुत बारिश करते हैं। और ये सीधे वो अरावली पर्वत में नहीं टकराते हैं, ये सीधे चले जाते हैं। और कहाँ पर जाते हैं? तो हिमालय पर्वत में चले जाते हैं। हिमालय में जा करके टकराते हैं और वहाँ पर बारिश करते हैं। ठीक है। इसी तरह से इधर का भी है। तो इधर जाने के बाद यहाँ पर कहाँ है? यहाँ पर क्या है? तो एक मेघालय है। मेघालय के पास एक कीप साइज का क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर कीप साइज का यहाँ पर पर्वतें हैं, तो उसी वजह से यहाँ पर घूमने के बाद यहाँ पर घूम के बहुत बारिश करते हैं। और बारिश करने की वजह से वहाँ पर विश्व के सबसे वर्षा वाले हो जाते हैं। मेघालय में मौसिनराम एक जगह है, वहाँ पर उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है। टकराती है तब वर्षा होती है, जब पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। ऐसा बात नहीं है कि डायरेक्टली वर्षा हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है मानसून के लौटने का मौसम या सर्द ऋतु। अभी मानसून तो जा करके टकराए, वहाँ पर बारिश किए। ठीक है ना। अब यहाँ पर मौसम लौटने का है। ठीक है। अब लौटने का है तो इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। यह मानसून के लौटने का मौसम होता है। क्या होता है? बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है और यह मानसून लौटने की मौसम होता है। और भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। क्या होती है? इस मौसम में वर्षा होती है। ठीक है। मान के चलिए ये क्या है? तो ये भारत है। अब यहाँ से ये आया, यहाँ तो इधर से टकराया, फिर इधर से चला गया, इधर जा करके कहाँ पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में ये बारिश किया। बारिश करने के बाद जब ये लौटने का समय हुआ तो फिर ये लौट करके ये आ रहा है। तो आने के बाद ये यहाँ पर राजमहल का पहाड़ी है झारखंड में। ठीक है ना। अब वहाँ पर टकराने के बाद ये सीधे आ रहे हैं। ठीक है। अब सीधे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो बोल रहा है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश करती है, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में बहुत ज़्यादा चक्रवात लाते हैं। चक्रवात लाने के बाद ये चक्रवात घूम कर यहाँ आते हैं। उसके बाद यहाँ पर नमी ग्रहण करते हैं। नमी ग्रहण करने के बाद यहाँ पर बारिश होते हैं। बारिश होने के बाद फिर ये कोरोमंडल मतलब ये तमिलनाडु में आते हैं और तमिलनाडु में जम करके बारिश करते हैं, बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं। ठीक है। तो ये लौटते हुए मानसून कहाँ पर ज़्यादा बारिश करते हैं? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बारिश करते हैं। लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो सिर्फ तमिलनाडु में होगा। ठीक है। वर्षा होती है और किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसूनी जलवायु कहा जाता है। इसे अगर पूछेगा कि भारत में किस तरह के जलवायु है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये मानसूनी जलवायु है। ठीक है। और मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, मौसम से लिया गया है।
कहाँ से लिया गया है? तो मौसम से लिया है। किस भाषा से? तो अरबी भाषा से, ठीक है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। अब मानसूनी पवन से होती है किस कारण से? तो उष्णकटिबंधीय में होने के कारण से होती है। और भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। मतलब कृषि जो है भारत का वो वर्षा पर निर्भर है। अगर वर्षा नहीं होगा तो वहाँ पर कृषि नहीं होगा, अगर वर्षा होगा तो कृषि होगा, ठीक है। अच्छे मानसून का मतलब है कि पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अगर वर्षा जहाँ पर नहीं होता है वहाँ पर फसल भी नहीं उगते हैं, वहाँ पर बारिश पर निर्भर करता है। बारिश ही नहीं होगा दोस्तों तो वहाँ पर फसल कहाँ से उगेगा? इसीलिए यहाँ पर फसल भी नहीं उगता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति ऊंचाई, समुद्र से दूरी तथा उच्चवाच पर निर्भर करती है। अगर ये भी पूछा जाए कि जलवायु किस पर निर्भर करती है, किस किस चीज़ पर उसकी जल स्थान की, तो स्थान पर भी निर्भर करती है। जैसे स्थिति है तो ऊंचाई हो गया, समुद्र से कितनी दूरी में है वो हो गया, कितनी ऊंचाई पर है वो हो गया, ठीक है ना। तो ये पर भी निर्भर करते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है ना। पर निर्भर करती है और इसीलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। जैसे मान के चलिए यहाँ पर जो होता है, तो अब मान के चलिए ये कश्मीर है, ठीक है। अब इस कश्मीर में, ये लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है, नहीं के बराबर होती है। मान के चलिए ये गुजरात है, अब इस गुजरात के पास भी, यहाँ गुजरात है, उसका राजस्थान है, तो राजस्थान में ये अरावली पर्वत है, उसका पीछे इधर है, तो इधर बारिश नहीं होती है, ठीक है, एकदम नहीं के बराबर होती है। जो अभी अब देखेंगे, चलिए ना अभी देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है कि राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर तथा बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। क्या है? तो बहुत गर्म स्थान है। जबकि जम्मू और कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। यहाँ जम्मू कश्मीर में बर्फीली ठंड पड़ती है और इधर जैसलमेर में इधर क्या पड़ता है? तो ये मरुस्थल है और इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। तथा कोलकाता की जलवायु मध्य है। क्यों मध्य है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कोलकाता और मुंबई का मध्य क्यों होता है, ठीक है ना। जलवायु मध्य है। एक मिनट, कारगिल बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्रों में जैसे मुंबई तथा कोलकाता की जलवायु मध्यम है। अब क्यों मध्यम है दोस्तों? तो वे ना ही अधिक गर्म है ना ही अधिक ठंडी है। समुद्र तट पर होने के कारण, अगर पूछा जाएगा कि कोलकाता और मुंबई ना ही ये मध्यम है, तो मध्यम है तो किस कारण से है? तो इसको याद रखेंगे, ये किस कारण से है? तो समुद्र तट पर होने के कारण से ये स्थान बहुत अधिक आदर्श है और विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित है और मौसिनराम में होती है। जो हम लोगों ने अभी देखे, ये क्या देखे? तो ये बारिश जब जाती है तो यहाँ पर बारिश करती है, तो वहाँ पर मेघालय में जो गारो खासी जंतिया का जो पहाड़ी है दोस्तों, उससे टकरा करके यहाँ पर बहुत बारिश करती है। और वो सबसे जो ज़्यादा बारिश करने वाली जो जगह है उसका नाम है मौसिनराम, ठीक है। क्या नाम है? तो मौसिनराम नाम है, ठीक है। जबकि किसी वर्ष राजस्थान में जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। मतलब वर्ष क्या होता है कि मतलब किसी वर्ष में वहाँ पर वर्षा ही नहीं होती है, बल्कि पूरे सूखे के सूखे ही रह जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? तो सूखे के सूखे ही रह जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा वनस्पति इधर देखते हैं। ये क्या है? तो प्राकृतिक वनस्पति। अभी प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों, ठीक है। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। और कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो झाड़ी कहा जाता है, ठीक है। और जैसे कैक्टस तथा फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ बहुत शाखाएं तथा पत्तियां होती है, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे नारियल में बहुत कम पत्तियां पाए जाते हैं। घास, झाड़ियां तथा पौधों जैसे बिना मनुष्य की सहायता के
उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? तो उसे मनुष्य ने नहीं लगाते हैं। क्या करते हैं? उसे मनुष्य नहीं लगाते हैं। इस वृक्ष को मनुष्य नहीं लगाते हैं, ये वृक्ष खुद से उग जाते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। जैसे कि आप 1 मिनट के लिए आप इस चित्र को देखिए। ठीक है, इस चित्र को देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? तो ये झाड़ी वाली परत है, तो ये अपने से उगे हुए हैं, इससे कोई मनुष्य नहीं लगाए हैं। यहाँ पर ये घास दिखाई दे रहा है, ये अपने से उगे हुए हैं, ये अपने से उगे हुए हैं, इसमें कोई नहीं इसको अपने से लगाए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या आप कभी यह नहीं सोचते हैं ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? क्या है? एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो अलग अलग वनस्पतियां पाई जाती है। तो ये क्या है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हमें वनों की आवश्यकता क्यों क्यों है? वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। ये विभिन्न कार्य करते हैं। क्या करते हैं? विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं। क्या करते हैं? जिसे हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। अगर पेड़ पौधे अगर नहीं होगा तो सांस लेने में बहुत ही दिक्कतें आएगी, बल्कि हम लोग जीवित भी रह नहीं पाएंगे। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है तथा इस प्रकार वे मिट्टी का अपरदन को रोकते हैं। क्या करते हैं? रोकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है? तो वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ और लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। लकड़ियाँ से कितने ज़्यादा प्राप्त होते हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए लकड़ियों को काटना नहीं चाहिए, और जो काट रहे हैं उसे काटने से बचना चाहिए और बचाना भी चाहिए। ठीक है, वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियां समाप्त हो गई है। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। क्या करना चाहिए हम लोग को? अधिक क्या करना चाहिए? तो पौधे लगाना चाहिए। ठीक है, ना कि काटना चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। जो पेड़ बचे हुए हैं उनकी रक्षा करना चाहिए, बल्कि काटना नहीं चाहिए। और बच्चों को उसके बारे में समझाना चाहिए, बताना चाहिए। ठीक है ना। एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर उसे बात को समझाना चाहिए और उसे बताना चाहिए। ठीक है ना। और अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। अब थोड़ा सा इस चित्र को आप देखिए दोस्तों। ठीक है ना। देखिए कि लकड़ी से कितना ज़्यादा फायदा होता है। यहाँ पर दवाइयाँ हैं, आश्चर्य है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, क्या चीज़ देख सकते हैं? ये पेड़ को आप देखिए। ठीक है, इस पेड़ से क्या क्या चीज़ यहाँ पर मिल रहा है उसे देखिए। मिट्टी को क्या कर रहा है? बांधा हुआ है। ये जड़ जो है ना, ये जड़ ये मिट्टी को क्या किया हुआ है? एक बांध दिया है। मतलब इधर से अगर बारिश आ भी रही है, बाढ़ भी, तो ये मिट्टी को बहा करके नहीं ले जा पा रहे हैं। किसके कारण? तो ये जड़ के कारण। तो ये तो सबसे बड़ा फायदा है। यहाँ ऑक्सीजन आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसी के ज़रिए से क्या हो रहा है? यहाँ पर फर्नीचर है, ये खेलने वाला ये सामान आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ कहाँ चीज़ से मिल रहा है? तो ये पेड़ से मिल रहा है। इसीलिए पेड़ को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए वन्य प्राणी। अब हम लोग वन्य प्राणी के बारे में देखेंगे। विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतुओं की हजारों
जातियां तथा बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों और स्तनधारियों, कीटों तथा कृमियों का निवास होता है। अब यहाँ पर देखिए, बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। क्या है? बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। मतलब हर जगह ये पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेर का निवास है। याद रखेंगे, गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का क्या है? तो निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गेंडा असम के जंगलों में घूमते हैं। अगर पूछा जाए कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, तो असम में पाया जाता है। या असम में कौन सा पाया जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है, एक सींग वाले गेंडा, ठीक है। और हाथी केरल एवं कर्नाटक में भी मिलते हैं। केरल और कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कच्छ के रण कहाँ है? तो गुजरात में है, ठीक है। और ये रेगिस्तान में पाया जाता है ऊँट, तो ये कहाँ है? तो ये राजस्थान में है, ठीक है। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय कहाँ है? तो आप जानते हैं हिमालय कहाँ है? तो ये उत्तर भारत में है, ठीक है। तो हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, सियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। क्या है? मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ है। और राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है, ठीक है। ये मोर है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? शिकारियों से रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? नेक्स्ट है, भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं। उनमें से कोबरा एवं करैंट प्रमुख है। कौन कौन सा? तो कोबरा और करैंट प्रमुख है, ठीक है। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीव की प्रजातियां तेजी से क्या कर रही है? तो घट रही है। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी है। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार, क्या नेशनल पार्क और पशु विहार बनाया जा रहा है, ठीक है। और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। कौन कौन सा? तो बाघ परियोजना, हस्ती परियोजना जैसे परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप जानते हैं कुछ पशु विहारी के नाम तथा मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? आप देख सकते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट है, आप वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग तथा पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में क्या करते हैं? तो मनाते हैं, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब एक बार इसे थोड़ा सा देखिए, ये एक बार नहीं बहुत बार ये पूछा गया है, ठीक है। प्रवासी पक्षी। अब ये प्रवासी पक्षी क्या है? तो कुछ पक्षी पिंटेल, बतख, कर्लियू और ये फ्लेमिंगो, ऑस्ट्रेलिया
लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश भारत आते हैं। कहाँ आते हैं? हमारे देश भारत आते हैं। सबसे छोटी लिटिल स्टिंट जिसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है। कितना होता है? तो 15 ग्राम होता है। और ये कहाँ से आता है? तो ये आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके वो हमारे प्यारे भारत में आती है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, एक बार दो बार इसमें भी क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जब भी वीडियो अपलोड होगा तब आप लोगों के पास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।